नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जल और जंगल। तो चलिए आज हम इसको आपको इसका अर्थ समझाते हैं। इस पाठ का अर्थ हम समझाएंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है जल और जंगल। तो हम सबसे पहले हमें पढ़ना है जल के बारे में। क्या आपने कभी विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। आपने सोचा है कि क्यों हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी, अखबार, पोस्टरों आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है। इसी क्रम से हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे विद्यालय में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाया जाता है। यह सारे प्रयास जल की संरक्षण के लिए किया जाता है। तो इसमें हमें बता क्या रहा है, हमें जल को बचाना चाहिए। हमें जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें देखने को मिलता है, जब टीवी पर प्रचार में, अखबार में हमें देखने को मिलता है कि हमें देखने को मिलता है कि हमें उसमें लिखा हुआ रहता है जल को बचाना चाहिए। जल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। 22 मार्च को प्रतिवर्ष, मतलब हर साल 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। और कई जगह स्कूलों में बच्चों की उम्र के हिसाब से पोस्टर प्रतियोगिता होता है, भाषण प्रतियोगिता होता है। इसके बाद हमारा देखिए क्या बोल रहा है। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़ा, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। क्या यह सही नहीं कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहे हैं? तो हमें इसमें बोल क्या रहा है कि कई जगहों पर हमें जल प्राप्त नहीं पाता है। कई जगहों पर हमें जल की अधिक कमी हो जाती है, जहाँ पे पानी लेने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगानी पड़ती है। तो उसके बाद भी जल्दी से पानी नहीं मिलता है, फिर भी उसमें झगड़ा भी लोग कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या बोल रहा है। पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी पर जल की उपलब्ध एवं स्रोत के बारे में जाना था। उपलब्ध मृदु जल की मात्रा जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पढ़कर समझिए। तो इसमें यहाँ पे जो तालिका दिया है, इसको हमें पढ़कर समझना है। इसमें बोल क्या रहा है, मध्यम आकार की बाल्टी जिसमें लगभग 20 लीटर जल आता हो लीजिए। मान लीजिए कि बाल्टी में भरा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रतिशत करते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, एक कितना बाल्टी लेना है, ये इसके जैसा बाल्टी लेना है, जो मान लीजिए जिसमें 20 लीटर पानी भरता हो। उसके बाद इसे मान लेते हैं हम कि पृथ्वी पर जितना जल है उतना ये बाल्टी में, इस बाल्टी में जल है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, एक 5 ml क्षमता वाले चम्मच से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डालिए। यह पृथ्वी पर उपलब्ध मृदु जल को
प्रतिशत करता है। तो हमें यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे जो ये चम्मच है, इसमें से हमें 100 चम्मच लेकर ऐसे छोटे से इस बर्तन में डाल लेना है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। इसे मान लीजिए हमारे पृथ्वी पर जितना मृदु जल है, यह हो जाएगा, इतना मृदु जल हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या कर रहा है, अंत में भाग से 1/4 चम्मच जल निकालिए। जितना आप जिसमें जल डाल रहे हैं उसमें का 1/4 भाग में से एक भाग जल निकाल लेना है। यह विश्व की सभी नदियों झीलों में उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो हमारे विश्व में जितने भी नदी हैं उसमें मृदु जल पाया जाता है। तो इसमें 1/4 भाग जो इसमें हम डाल रहे हैं, जो हम जल डाल रहे हैं, उसके 1/4 भाग में से हमें, जिसमें से नदियों में भी हमें, नदी में जो मृदु जल है वो भी होता, नदी में भी पाया जाता है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मग से 30 चम्मच जल कांच की किसी गिलास में डालिए। यह भौमजल को जो उपयोग में लाया जा सकता है को प्रतिशत करता है। हमारे पृथ्वी पर जितना भौमजल है उसको यह प्रतिशत करता है। इसके बाद देखिए हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे जल की जितनी होती तो उसमें से मृदु जल मात्रा 1 मग पानी ही होता है। शेष पानी तो समुद्र में भरा खारा पानी है। मृदु जल भी अधिकांश तो ध्रुवीय बर्फ और पहाड़ों की स्थायी बर्फ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए जो भूमिगत जल, झीलों और नदी का जल है बचता है, यह कुल जल का मात्रा 0.006% है। इसके बाद देखिए हमारा क्या है, क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? यह जानकारी आप अपने दोस्तों, घर पर परिवार वालों, अन्य समुदाय के लोगों से भी बात करते हैं। आप देखो, अगर इस जल के बारे में आपको थोड़ी भी चिंता है तो आप अपनी परिवार वालों के साथ इसके बचाव के बारे में बातचीत कीजिए। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्ष से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। हाँ, हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो हमारा जल होता है वो हमें पुनः मिल जाता है। इसे जल चक्र भी कहते हैं। आपने पिछली कक्षा में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। आप अपनी जानकारी को अपने शब्दों में नोट बुक में लिखिए। तो आप पिछला कक्षा में पढ़े होंगे जल की विषय में, आप अपनी जानकारी के अनुसार अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आप जानते हैं कि जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य
ठोस द्रव्य और गैस के रूप में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। तो हम जानते हैं ठोस द्रव्य और गैस के रूप में पृथ्वी पर कई जगह पे पाया जाता है। जैसे में देख लीजिए, हमें समुद्रों में मिलता है, समुद्रों में हो गया, हमारे घर भूजल हो गया, ये हमारे किस के रूप में मिलता है, तो ये हमें मिल जाता है द्रव्य के रूप में। उसके बाद जो पहाड़ होता है, पहाड़ पे जो बर्फ होता है, जैसे में ये पहाड़ हो गया मान लीजिए, इस पे जो बर्फ होता है यह हमें किसके रूप में मिलता है, बर्फ के रूप में मिल जाता है। या हम लोग फ्रिज में पानी डालकर बर्फ के रूप में उसको कर लेते हैं पानी को। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, कितने बार आप लोग देखे होंगे, जब यहाँ एक जगह गड्ढा में पानी होता है, मान लीजिए गड्ढा है, इसमें पानी है इतना, तो यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा तो यह पानी गर्म हो जाएगा, गर्म होकर ये आसमान में के ऊपर चला जाता है। तो ये किसके रूप में ये किसके रूप में है, तो यह भी गैस के रूप में हो जाता है। देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, तो इसके बाद हमें क्या है, बर्फ हिम के रूप में जल ठोस अथवा अवस्था में ध्रुव बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। तो जो बर्फ होता है वह बर्फ से ढका पहाड़ और हिमनदों मतलब होता है जो नदी पूरा बर्फ से में जम गया हो, वहाँ से हमें बर्फ प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, द्रव की अवस्था में महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूमि के अंदर भौमजल के रूप में मिलता है। और जो द्रव्य होता है वह, जैसे में हम जो कल से अपना पानी निकालते हैं, कल हो गया, कुआं हो गया, नल से निकालते हैं, चापाकल से भी निकाल लेते हैं, तो ये सब जो है से हम पानी ये निकालते हैं, इसे हम भौमजल कहते हैं। तो ये हमें किसके रूप में मिलता है, तो द्रव के रूप में मिलता है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। तो जी यहाँ पे जब पानी, मान लीजिए ये गड्ढा है, इसमें जो पानी है, ये पानी जब सूर्य के प्रकाश से जब इसके पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म होकर ये ऊपर उड़ेगा, तो जो भी हवा है, हवा में ये पानी के नमी हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे आसपास में रहेगा। इसके बाद देखिए हमारा क्या है, जल की 3 अवस्था के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि पूरी जनसंख्या और सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको इस जानकारी से राहत मिली है? तो हाँ, जल के 3 अवस्था है, जिसके कारण हमें पानी की पूर्ति वापस से हो जाती है, जबकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हम मानव की जनसंख्या ज़्यादा है, जीवों की जनसंख्या ज़्यादा है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, आप पाएंगे कि अधिकांश नगरों, बड़े शहरों में जल आपूर्ति की व्यवस्था होती है। तो हाँ, कई जगहों पे जल आपूर्ति की व्यवस्था होती है, कई जगह नगरों में, शहर में होता है, जल आपूर्ति की व्यवस्था होती है। जल आपूर्ति के लिए विशेष क्रम में पाइपलाइन बिछाई जाती है। जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछा दी जाती है नदियों के आसपास, नदी के से जल को आसपास के किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुएं से लाकर पाइपलाइनों द्वारा आपूर्ति की जाती है। तो मैंने बताया कि जल को आसपास के नदी, झील, तालाब से लाकर जल की आपूर्ति कर दी जाती है। छोटे शहर एवं गाँवों में निकाय अथवा सरकार द्वारा जल पूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाती। तो छोटे जो गांव होते हैं या शहर होते हैं, उसमें सरकार द्वारा कोई भी जल व्यवस्था की आपूर्ति नहीं होती है। वहाँ लोग अपने उपयोग के
उपयोग के लिए प्राय जल स्रोतों से सीधे प्राप्त करते हैं। कुछ इलाकों में जल धाराओं से काफी दूरी पर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कुछ इलाकों में जो जल का जो जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये जल का एक कुआं है, तो ये घरों से दूर से इन लोगों को पानी लाना पड़ता है। जैसे में ये औरत लेकर जा रही है पानी, देखिए यहाँ पे कुछ औरतें पानी भी भर रही है। वहां से जल ढोकर लाने का कार्य अथवा स्रोतों पर ही इसका उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होता है। जैसे मैं इतना यहाँ से पानी ढोकर ये अपने घर पे ले जाती है, ये कष्टदायी भी होता है। कितने बार इन लोगों को अगर इतने दूर से लेकर जाती है जल, तो इनके पैरों में दर्द भी होता है। इसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग कुओं, नलकूप अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलती है? तो देखिए यहाँ पे हमारी जनसंख्या में सबसे बड़ा भाग कुआं, नलकूप और चापाकल से जल प्राप्त करता है। जैसे में हम लोग पहले कुआं से जल प्राप्त करते थे, अब चापाकल से करते हैं। इस यहाँ पे देखिए, क्या आपने कभी चापानल अथवा नलकूप के लिए बोरिंग होते देखा है? क्या आपने कभी हेज ट्रैक आदि के लिए गड्ढा बनाते देखा है? आप ध्यान दीजिए कि यह गड्ढे एक तक बनाए जाते हैं। ऐसे क्यों? सभी नलकूपों अथवा हैंडपंप में लगे पाइप की लंबाई समान क्यों नहीं होती? तो कितनी जगहों पे ज़्यादा गहराई में पानी मिलता है और कितनी जगह पे कम ही गहराई पे मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे नलकूप का जो पाइप होता है उसका लंबाई कहीं अधिक हो जाता है और कहीं कम हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, आप उन कारीगरों अथवा अपने से बड़ों से इस बारे में बात करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती। कुछ स्थान पर यह गहराई कम तो कुछ स्थान पर अधिक होती है। इसका कारण कम तथा अधिक गहराई जल के स्तर का मिलना है। पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है, उसकी ऊपरी परत को भूजल स्तर कहते हैं। यह स्तर पृथ्वी की सतह से 1 मीटर अंदर से लेकर उनके मीटर की गहराई तक हो सकते हैं। इस स्तर से नीचे पाए जाने वाले जल भूजल कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, कितने जगहों पे पाइपलाइन डालने को जल्दी हो जाता है, क्योंकि कितने जगह पर गहराई कम होती है और कितने जगहों पर अधिक होती है, तो अधिक पाइपलाइन डालना होता है और उसके बाद कितने जगहों पर कम गहराई होती है तो वहाँ पे कम पाइपलाइन डालना होता है। जब ये पाइप हम लोग बोरिंग की सहायता से हराते हैं, तो चट्टानों के भीतर जो भूजल, चट्टानों के अंदर जो जल रिक्त स्थानों से भरा जल होता है, वो भूजल स्तर के कहलाता है। वो पाइपलाइन से हमें वापस मिल जाता है। जब हम लोग पाइप लाइन लगाते हैं तो उसमें से जो जल निकलता है वो भूजल कहलाता है। इसके बाद देखिए, भूजल
जलभर तथा भूजल स्तर। वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थान तथा दरारों में भरता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंततः क्षयादन कहते हैं। अंततः इन प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, वर्षा जब होता है तो जल नदी, तालाब, झील का मिट्टी से रिसकर, जैसे मैं मान लीजिए ये नदी है, इसमें जल है और इसके नीचे जो मिट्टी है, यहाँ पे मान लीजिए गहराई में जो मिट्टी है, इसमें जो छिद्र हो जाता है, इससे रिसकर इसमें से धीरे धीरे नीचे होकर जल नीचे चला आता है और इसके तरह इस प्रकार से बहता है। तो इस प्रकार जब हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से जब बारिश होता है, मान लीजिए ये इधर से पानी गया, फिर बारिश हुआ, फिर ये नदी में जाएगा, फिर नदियों से फिर ये वापस इस प्रकार बहेगा। तो इस प्रकार जो भूजल की पुनः पूर्ति हो जाती है। इसके बाद देखिए क्या है, भूजल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टान के परतों के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जल भर कहते हैं। इन जल को सामान्यतः नलकूप द्वारा निकाला जाता है। जब कभी कभी बड़े बड़े चट्टानों के अंदर, जैसे यहाँ पे देखिए चट्टानों से के अंदर से जल आ रहा है, तो यहाँ से जल निकल नहीं पाता है, तो हम लोग हैंडपंप का या चापाकल का इस्तेमाल करके भूजल को निकालते हैं। इसके बाद देखिए भूजल स्तर का गिरना। अब भूजल स्तर का गिरने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहाँ गए हम लोग, जाइए यहाँ पे देखिए भूजल स्तर का गिरना क्या परिपूर्ति एवं उपयोग की मात्रा समान है? क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भूजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम जितना जल उपयोग करते हैं उतना जल हमें फिर से वापस प्राप्त हो जाता है। तो इससे हमें भूजल की पूरा पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन अगर हम निरंतर लगातार जल का उपयोग करेंगे तो जल कम हो जाएगा और भूजल स्तर गिरने लगेगा, तो फिर हमें जल नहीं मिल पाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, भूजल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख क्रिया वर्षा के जल का रिसना है। तो है क्योंकि जब बारिश होगा तभी ना भूमि से जल रिस कर जाएगा, भूमि के अंदर जाएगा, तब भूजल की पुनः पूर्ति होगी। इसके बाद देखिए कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भूजल स्तर में गिरावट आती है। तो हाँ होती है, जब कम बारिश होगा और तो जब बारिश कम होगा तो मिट्टी से जल कम रिस कर अंदर जाएगा। इस प्रकार जितना हम जल खर्च करेंगे उतना जल नहीं मिल पाए, फिर से पुनः पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो भूजल स्तर में गिरावट होगी। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, कृषि वनारोपण आदि भी भूजल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब जनसंख्या जितना बढ़ेगा, औद्योगिकीकरण मतलब नए खोज होंगे खेती बाड़ी में, वन जब हम लोग रोपेंगे उस समय हमें जितना भी जो भी हम पानी का खर्च करेंगे वह हमारे जल स्तर को प्रभावित करता है, कम भी करता है, कम कर देता है। इसके बाद साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन की भूजल के स्तर को प्रभावित करता है। इसके बाद देखिए
अपनी कक्षा के 10 छात्रों की सूची बनाइए। आपसे उनसे कुछ प्रश्न निम्न प्रकार के कीजिए। प्राप्त उत्तर को उन्हें उनके नाम के सामने अंकित कीजिए। पुनः उत्तरों का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण के उपरांत आपको कुछ परिणाम मिलेंगे जिसका उपयोग आप जल प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। तो अपने कक्षा के 10 छात्रों का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे छात्रों का नाम लिख लीजिएगा। फिर इनसे सवाल पूछिएगा। पूर्व में सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्रोत, तो यहाँ पे नदी भी हो जाएगा। यंत्र जो होगा तो हमारे यंत्र में हो जाएगा हमारा बोरिंग हो जाएगा। उपलब्ध में हो जाएगा, यहाँ पे भर दीजिएगा जो होगा सो। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कर है। परिणाम कुछ इस प्रकार होगा। जल स्तर भूमि पर तालाब, नहर आहार चर से उपलब्ध है। उसके बाद 2 नंबर में दिया है भूमिगत जल की उपलब्धता सतह से काफी निकट है। भूजल की उपलब्ध काफी नीचे है। नहरों, आहारों, तालाबों आदि की व्यवस्था बाढ़ के कारण छिन्न भिन्न हो गई है। जलकूप से सिंचाई का जल निकालते हैं। पंप सेटों का प्रयोग बढ़ा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल क्या है। पारंपरिक यंत्रों 10 मटयुआ आदि का उपयोग भी हो रहा है। तो हमारे पारंपरिक यंत्र हो जाएंगे रहट, ढोस, मटकुओं आदि का उपयोग भी हम लोग करते हैं। हमारे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। तो हाँ, हमारे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। इसमें अनेक कारण हैं जिसमें सबसे प्रमुख कारण वर्षा का वितरण है। क्योंकि वर्षा जब होगा तभी ना हमें जल प्राप्त होगा। वर्षा नहीं होगा हमें जल तो प्राप्त नहीं हो पाएगा। जितना हम जल खर्च कर देंगे उसका पुनः पूर्ति नहीं हो पाएगा, तो हमें जल नहीं मिल पाएगा। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है तो कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। उत्तर बिहार में उत्तर बिहार बाढ़ आ जाता है। बिहार में कम वर्षा के कारण जल की आपूर्ति और सूखा पड़ जाता है। क्योंकि कभी कभी ज़्यादा अगर बारिश बिहार में हो जाती है तो वहाँ पे बाढ़ भी आ जाता है। और कभी कभी यहाँ पे बारिश जब नहीं हो पाती है तो सुखाड़ भी आ जाती है। इसके बाद देखिए जल प्रबंधन। क्या आपने शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की पाइपलाइनों से जल रिश्ते देखा है? क्या आपने नलों से जल बहते देखा है? क्या आप जल पीते समय गिलास में कुछ जल छोड़ देते हैं? इन आदतों से सुधार लाकर हम जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। इसके बाद देखिए वर्षा जल के संग्रह के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। यह जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का अच्छा उदाहरण है। तो वर्षा जो है जब होता है तो हमें वापस से भूमि से रिस कर जो पानी है वो भूजल के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है।
हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखरा, बावड़ी, चहबच्चो, डबड़ आहरे बनवाई जाती है। अपने क्रियाकलाप में पता लगाया है कि आपके क्षेत्र में इनमें से कौन कौन से संसाधन थे। समय के साथ हमने इन्हें त्याग दिया। क्या आपके क्षेत्र में इन परिपालक संसाधनों को पुनः बनाया जा रहा है? तो हमारे क्रियाकलाप में देखा कि क्षेत्र कई जगहों पर कितने अलग अलग समय पे अलग अलग परिवर्तन भी होते आ रहे हैं। किसान भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल की मृत्युता कर सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम ड्रिप बूंद सिंचाई के बारे में जान सकते हैं। इस विधि में कम व्यवस्थित पाइप से जल पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। जल की बर्बादी है। तो आजकल किसान अधिकांश जगह पर ड्रिप बूंद सिंचाई चल रहा है, जिससे यहाँ पे ये हमारा जो बोरिंग हो गया यहाँ पे हम यहाँ पे गड्ढा बना देंगे। इसमें गड्ढा नहीं मतलब दीवार से जोड़ देंगे। इसमें से हम पानी यहाँ बोरिंग से पानी इसमें डालेंगे। फिर यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा हम पौधों के या हमारे जो खेत होता है इसके हम साइड में लगा देंगे इसको। और इसमें जो कई जगहों पे छिद्र होते हैं और जो हमारे यहाँ पे फसल होते हैं इन पे जो छिद्र है इनके सहायता से पानी इनके जड़ों तक पहुँचा दिया जाता है। और पानी की बर्बादी भी बूंद बूंद पानी भी इसमें से निकलता है। पानी की बर्बादी भी कम होता ही है। और हमारे खेतों की सिंचाई भी अच्छी तरह से हो जाती है। इस प्रकार यदि नलकूपों में के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होगी। आपने देखा ही होगा कि गमले के पौधे को कुछ दिनों तक जल ना मिले तो वे मुरझा जाते हैं, क्योंकि पौधे को भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा, आप लोग देखिएगा कभी आप लोग घर पे आप पौधा लगा होगा, आप लोग उसमें जब तक पानी डालेंगे वो तब तक हरा भरा रहता है और जब उसमें का पानी ख़त्म हो जाएगा तो वो मुरझा जाएगा। यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। क्यों? पौधों के न रहने से भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्षा के अभाव में पृथ्वी पर जीवन का अंत नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पौधे रहेंगे तभी ना हमें ऑक्सीजन मिलेगा, भोजन मिलेगा। पौधे के हरियाली के कारण ही हमें जो हमारा जो वातावरण शुद्ध होगा तो तभी तो बारिश होगा। और जब ये सभी क्रिया नहीं होंगे तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। हमारे देश में कई भागों में घने जंगल है। हमारे देश के कई भागों में घने जंगल है। बिहार राज्य में भी कुछ जगह बड़े जंगल है। बिहार राज्य में भी कई जगहों पर बड़े बड़े जंगल है। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। तो जंगलों में तो
कई प्रकार के पेड़ भी, घास, झाड़ी भी पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरण, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट, पतंगे आदि भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जंगल है वहाँ पे पौधे भी पाए, अनेक प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। कोई जीव मांस खाता है तो कोई जीव घास फूस खाता है, कोई जीव मांस और घास दोनों खाता है। अलग अलग प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कीड़ा मकोड़ा भी पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए जंगल में पाई जाने वाली वन्यस्पति और जीव जंतुओं को सुरक्षा के लिए आरक्षित घोषित कर दिया है। उदाहरण के लिए पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य जो बाघ के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। तो यहाँ पे देखिए कई जगहों पे जो जंतु है वो कई राज्यों में जंतु की कमी हो जा रही है। जैसे पश्चिमी चंपारण जिले में भी बाघ के रहने के लिए, उसको खास तौर पर रहने के लिए एक आरक्षित वन रखा गया है। वैशाली जिले में बरेला अभयारण्य, मुंगेर जिले में भीमबंध अभयारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभयारण्य बिहार के प्रमुख जंगल है। इनके अलावा कई जगह गांव, कस्बे या शहर से लगे छोटे जंगल भी है। तो ये हमारे बिहार में जो जितने भी जिले हैं, ये वहाँ हमारे बिहार में जो भी जंगल है, गांव में भी, छोटे बड़े शहर में भी जो जंगल है वो यहाँ पे जहाँ पे जंगल है वहाँ इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया है। इसका देखिए यहाँ पे क्या करें, जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु आपको शहरों में के चिड़ियाघर में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग अगर देखिएगा तो जंगल में जो जीव जंतु होते हैं वो चिड़ियाघर में भी देखने को मिलेंगे। जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। तो भौगोलिक संरचना और जलवायु के अलग अनुसार अलग अलग प्रकार के अलग अलग पौधे और अलग जानवर भी पाए जाएंगे। उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंची पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। तो जो हिमालय है उसकी ऊंची पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के पौधे मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे। परंतु ऊपरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। तो हमारे जो बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र है वहाँ पे चौड़े चौड़े पत्ते वाले पेड़ मिलेंगे और सागवान के जैसे पेड़ मिलते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इस इलाकों में उन मौसम में सागवान पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी हरे रह सकते हैं। हरे रह सकने वाले
पलाश के पेड़ मिलते हैं। इन जंगलों में जीव जंतु भी प्राय उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले मिलते हैं। तो कई जगहों पे यहाँ पे जीव जंतु भी वनस्पतियों पर रह सकते हैं, वनस्पतियों को खा पी कर रह सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है। क्या आप जानते हैं कि गोंद और लाह जंगल से प्राप्त किए जाते हैं? हाँ, हम जानते हैं कि गोंद जो होता है वो जंगल के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। कागज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आप लोग यहाँ पे बोल लीजिएगा जो जो चाहिए। यहाँ पे देखिए, आप जैविक खाद में पाएंगे वहाँ वो सभी पेड़ लगाने का प्रयास किया गया है जो जंगलों में पाया जाता है। उन वृक्षों, लताओं, पौधों, घासों, फूल के नाम उनके बगल में लिखे गए हैं। उस संदर्भ के जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं और अन्य स्थान पर इन्हें पहचान भी सकते हैं। तो आप लोग जैविक उद्यान के बारे में जान लीजिए। अलग अलग जगह के वृक्षों को लेकर लगाया जाता है, फूलों को, घासों को, पौधों को, लताओं को लगाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, उपयुक्त तालिका जितनी लंबी हो सके बनाइए, इनका विश्लेषण कीजिए। फिर जब कभी आपको जंगलों में जाने का अवसर मिलेगा तो अपनी तालिका की सहायता से तुलनात्मक अध्ययन कर आप आनंद का अनुभव करते हुए अपने ज्ञान का विस्तार कर पाएंगे। तो आप लोग अलग अलग प्रकार के पौधे के बारे में आप लोग अपने एक तालिका बना लीजिएगा। आप कभी भी जंगल में घूमने जाइएगा तो आप उस पेड़ पौधे के बारे में, उस जो आप लोग तालिका में भरा है उस पेड़ के वो देखिए के बारे में आप लोग पता लगाइएगा। आप अपनी तालिका का विश्लेषण करने पर जंगलों की जैव विविधता के बारे में जान पाएंगे। तो आप इस जंगल के इस तालिका के विश्लेषण के सहायता से जंगलों के जैव विविधता के बारे में हम लोग जान पाएंगे। वन में खाद्य श्रृंखलाएं। आपने स्वपोषी, परपोषी एवं मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। आपने यह भी जान लिया है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी अनंततः पौधे पर ही निर्भर करते हैं। तो हम लोग जान चुके हैं कि जो पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं और जो परपोषी होता है वो उन पौधे पर निर्भर रहता है। जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है और यह क्रम चलते रहता है। तो देखिए, जो जीव पौधे खाते हैं उन्हें कोई और जीव खाता है, फिर उन्हें कोई और जीव खाता है, यह क्रम चलते रहता है। इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कीट जो है वो पौधे को खाता है और जो बैंग है वो कीट को खा जाता है। सांप जो है वो बैंग को खा जाता है और जो यहाँ पे बाज है वो सांप को खा जाता है। इस प्रकार से यह चलते रहता है, प्रक्रिया चलता रहता है। अब यहाँ पे देखिए,
इस क्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो जो ये क्रम चल रहा है इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, सभी के परस्पर संबंध होती है। यह सब मिलकर खाद्य श्रृंखला के रूप में होते हैं। तो जो यहाँ पे वन में है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक जो पौधे को खाएगा उसे कोई और खाएगा, फिर जो पौधे को खाने वाले को खाएगा उसे कोई और जानवर खाएगा। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला के रूप में यह व्यक्त होते रहते हैं। इसके बाद देखिए, यदि हम वन के किसी एक घटक यथा पेड़ को हटा लें तो इससे जंगल के अन्य घटक प्रभावित होगी। यह पूरी व्यवस्था टूट जाएगी। हाँ, बिल्कुल टूट जाएगी। वन में की मिट्टी, अब देखिए यहाँ पे वन की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। अपने पिछले अध्याय में जान लिया है कि मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है। इसकी मात्रा जल की मिट्टी की ऊपरी परत से प्रचुर होती है। क्यों? अब इसके ह्यूमस के बारे में हम इसके बाद हम पढ़ेंगे। अब हम ह्यूमस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब जंगलों में यह खाद्य संसाधन आम तथा लीची के बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। इस पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं जो इन पत्तियों घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग ह्यूमन में पढ़ेंगे। तो जंगल में जितने भी घास फूस लकड़ी भी होते हैं, इनके ऊपर जीवाणु जो यहाँ पे जीवाणु होते हैं ये उस पर बैठ जाते हैं। छोटे छोटे जीव भी बढ़ जाते हैं जो पौधे को उस पत्तियों को सड़ा कर ह्यूमस बनने में सहयोग करती है। और कुछ तो सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो लेंस और माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, इसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यह सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। यह सूक्ष्म जीव जो है ये अपघटक कहलाते हैं। अब देखिए, सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। तो जो सूखी पत्तियां होती है उनके हटा देंगे तो नीचे देखिएगा कि ह्यूमस की परत है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं जो अनंत पौधों में पोषण में सहायक होते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला की पूरी होती है तथा साथ ही पोषण का चक्र भी पूरा होता है। तो जो जीव भी मरते हैं वह अपघटक होकर ह्यूमस बन जाते हैं और ह्यूमस से वह अनंत पौधे को भोजन प्रदान करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अपने जल चक्र के बारे में जान लिया है। तो हम लोगों ने जल चक्र के बारे में जान लिया है। वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं। तो जो वृक्ष है वो अपने जड़ से जल को खींचते हैं और जलवाष्प के रूप में जल निभृत करते हैं और जलवाष्प के रूप में फिर से निकाल देते हैं। वन जीव जंतुओं को आश्रय, भोजन तथा पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पादपों को पनपने और वृद्धि करने के अवसर प्रदान करते हैं। तो जो वन है वह हमारे जीव जंतुओं को रहने, भोजन खाने पीने का और
जो छोटे छोटे वृक्ष हैं उन्हें वृद्धि होने में सहायक होते हैं। वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर अपनी संख्या वृद्धियों में सहायक होती है। तो जो वन है वो शाकाहारी के लोगों के लिए भोजन अपना अत्यधिक भोजन संख्या वृद्धि में अपना अत्यधिक भोजन संख्या वृद्धि में सहायक कर देती है। इसके बाद देखिए, जिससे मांसाहारी जीवों के लिए भी प्रचुर आहार उपलब्ध हो जाता है। जंतुओं की विभिन्न किस्मों के पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीव तथा जीवन क्षमता से भरपूर है। भूमजल वन के वृक्षों की पत्तियां लता एवं वितानों से होकर फुहारों के भूमजल के रूप में पृथ्वी पर आता है और अंततः स्रावित होकर भूमजल स्तर की वृद्धि करता है। तो जब बारिश होता है तो वह बारिश होता है तो वह मिट्टी से रिसक और भूमजल का स्तर को बढ़ा देता है। इसके बाद देखिए, वन भू अपरदन को रोकता है। जो वन है वो भू अपरदन को रोक देता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है, भूमि को उर्वरा बनाता है और नदियों जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा भी होती है। जनसंख्या दबाव के कारण खेती कारखानों एवं आबादी में बसने के लिए वनों को जिस प्रकार तेजी से काटा जा रहा है इससे मानव सभ्यता एवं अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। यह एक सोचनीय विषय है कि वन तुलना हो जाए तो क्या होगा, वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो हमारे जो जनसंख्या दबाव और खेती कारखाना बनाने के कारण वन के बड़े हिस्सों को काट दिया गया है। अगर मान लीजिए जब वन ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे। तो ये खेती बाड़ी ज़्यादा कारखाना बनाने से क्या फ़ायदा होगा। तो हमें वन को लगाना चाहिए, वो हमें वृक्ष लगाना चाहिए। तो चलिए आज का यह हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको आज का यह चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो यह हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे।